friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to study interior of the earth. ठीक है, which is the chapter 2 of the NCERT class 11th geography. ठीक है, इंटीरियर हम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ, राइट. तो क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करते हैं. तो बेसिकली हम उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं एंड देन इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं थ्रू विच वी स्टडी द इंटीरियर ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ. ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर कौन कौन से सोर्सेज आते हैं. उसके अंदर आते हैं सरफेस रॉक्स. ठीक है, रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज. जो सरफेस पे रॉक्स अवेलेबल होती हैं या फिर जो माइनिंग करने पे जो रॉक्स हमें मिलती हैं, उनसे भी हमें इंटीरियर स्टडी करने में हेल्प मिलती है. वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं उनके थ्रू जो इग्नियस लावा या फिर इग्नियस मटेरियल यू कैन से जो बाहर आता है, उसे स्टडी करके भी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी कर सकते हैं. डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, उनके थ्रू भी हमें सोर्सेज मिलते हैं जिनके थ्रू हम इंटीरियर को स्टडी कर सकते हैं. एंड द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला आर्कटिक ओशन, और उसकी डेप्थ है 12 किलोमीटर्स. ठीक है, थोड़ा रैंडम फैक्ट है बट यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल. नाउ इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं. इनडायरेक्ट सोर्सेज लाइक मिटियोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब अर्थक्वेक. ठीक है, तो ये सब सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम इंटीरियर को स्टडी कर सकते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस विद लैटिट्यूड, मास ऑफ मटेरियल एंड दिस चेंज इज कॉल्ड ग्रेविटी एनॉमली. ठीक है, ये ग्रेविटी एनॉमली के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट्स डेफिनेशन. आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी एनॉमली क्या होता है. ठीक है, तो ये वो चेंज होता है ग्रेविटी फोर्स में आया हुआ वो चेंज, किसकी वजह से, लैटिट्यूड या फिर मास ऑफ द मटेरियल में चेंज करने की वजह से जो चेंज आता है. ठीक है, ये कीवर्ड है यहाँ पे, जो चेंज आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, यानी कि स्मॉल जी में जो चेंज आता है लैटिट्यूड या फिर मास ऑफ द मटेरियल को चेंज करने के बाद, उसे ग्रेविटी एनॉमली बोलते हैं. ये ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है. एंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्थक्वेक. व्हाट इज अर्थक्वेक? इन सिंपल वर्ड्स, शेकिंग ऑफ द अर्थ, राइट. इसे हम अर्थक्वेक बोल सकते हैं. ये एक नेचुरल इवेंट होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के रिलीज होने के वजह से जो शेकिंग होती है अर्थ की, उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं. विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट. द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर. जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं. एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. ठीक है, देखिए यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, तो इसको हम बोलेंगे फोकस, राइट. एंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस, जो कि फोकस के बिल्कुल पास में है सरफेस पे, उसे हम बोलेंगे एपिसेंटर. ओके, नाउ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक वेव्स, ये दो टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के अंदर. जब एनर्जी जो रिलीज होती है उसके अंदर दो टाइप्स की वेव्स रिलीज होती हैं. फर्स्ट होती है बॉडी वेव्स एंड देन सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये जब एनर्जी रिलीज होती है तो बॉडी वेव्स रिलीज होती हैं और ये सारी डायरेक्शंस में ट्रेवल करती हैं थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ. बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स. ठीक है, तो बॉडी वेव्स जब सरफेस रॉक को के साथ इंटरेक्ट करती है तब जनरेट होती है सरफेस वेव्स. और जो सरफेस वेव्स होती हैं ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, राइट, एंड मूव अलोंग द सरफेस. नाउ सरफेस वेव्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू वेव्स. ठीक है, पी वेव्स एंड एस वेव्स. P waves moves faster and are first to arrive at the surface.
जो पी वेव्स होती हैं वो थोड़ी फास्ट होती हैं एस वेव से, और ये पहले अराइव कर जाती हैं सरफेस पे। प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। प्राइमरी वेव्स मतलब पी वेव्स, सिमिलर टू साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो पी वेव्स होती हैं ये तीनों ही मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ साउंड वेव, ठीक है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। वाइल ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट जो सेकेंडरी वेव्स, दे अराइव एट द सर्फेस विथ सम टाइम लैग, थोड़े टाइम के बाद ये सर्फेस पे अराइव करती हैं। कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। तो केवल और केवल सॉलिड मीडियम से ही ये ट्रैवल कर सकती हैं जो सरफेस वेव्स होती हैं। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल एंड एस वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। स्पेसिफिक एरियाज विद द वेव्स आर्ट रिपोर्टेड, उनको हम शेडो जोन्स बोलते हैं। शेडो जोन्स बेसिकली वो एरिया होते हैं जहाँ पे जो वेव्स होती हैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाती हैं, ठीक है, उनको हम शेडो जोन बोलते हैं। एस वेव का भी कुछ शेडो जोन होते हैं और पी वेव के भी कुछ शेडो जोन होते हैं फॉर बोथ द टाइप ऑफ वेव्स। अगर दोनों ही टाइप ऑफ वेव्स की बात की जाए तो इन 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में शेडो जोन बनता है दोनों पी एंड एस वेव दोनों का, ठीक है, फ्रॉम एपिसेंटर। मतलब जहाँ पे जैसे ये मान लीजिए एपिसेंटर है, ठीक है, तो इसके 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में दोनों ही जो एस वेव एंड पी वेव ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, और वो शेडो जोन होगा वहाँ का, राइट। एंड फॉर एस वेव्स एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर, और एपिसेंटर के 105 डिग्री के बाद एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी, तो सारा एरिया 105 डिग्री के बाद का एस वेव के लिए जो है शेडो जोन होगा, राइट। तो शेडो जोन एस वेव का जो शेडो जोन होता है वो बड़ा होता है पी वेव के शेडो जोन से, ठीक है। ये जाहिर सी ही बात है, ये पता ही चल रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है पी और एस के लिए 105 से 145 के बीच में ही है एस एंड पी वेव्स, और वहीं पे 105 के बाद का सारा एरिया जो है शेडो जोन है किसके लिए, एस वेव के लिए। तो शेडो जोन ऑफ एस वेव इज ग्रेटर देन शेडो जोन ऑफ पी वेव, राइट। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज हायर इन डेंसर मटेरियल। जो डेंसर मटेरियल होते हैं वहाँ पे जो वेव्स की वेलोसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। पी वेव्स के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे डिटेक्ट होती हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पी वेव्स जो है सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं सिस्मिक स्टेशन पे। फास्टेस्ट होती हैं, वेरी लिटिल डैमेज भी थोड़ा कम ही होता है इनके थ्रू। वाइल ऑन द अदर हैंड एस वेव्स मोर डेंजरस देन पी वेव्स, ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो स्लोवेस्ट होती हैं, अराइव्स लास्ट ऑन सिस्मोग्राफ, और ये भी दो टाइप की होती हैं, लव वेव्स एंड रिले वेव्स, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको कहीं पे आई डोंट थिंक ईजिली आपको बुक्स में दिखेगा। नाउ कौन कौन से टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक्स के, ठीक है, उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो टोटल 5 टाइप के जो हैं अर्थक्वेक्स होते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन, इसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। वोल्केनोज की वजह से जो अर्थक्वेक्स आते हैं उन्हें बोलते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। कन्फाइंड टू एरिया ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक की ही ये स्पेशल क्लास होती है, ठीक है। और ये वोल्केनोज कैसे बनते हैं और टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होता है कैसे आता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। किसी कोलैप्स की वजह से अगर अर्थक्वेक आता है, जैसे इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज़, रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड एंड माइंस कोलैप्स कोजिंग ट्रेमोर्स, तो उसे हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन की वजह से भी आ सकता है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स अगर इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक्स के। मेजर कैसे किया जाता है इन्हें, देखिए 2 तरीके से मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को। एक तो उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और दूसरा उसके इंटेंसिटी के बेसिस पे। मैग्नीट्यूड की बेसिस पे जब उसे जो है मेजर किया जाता है तो वो रिक्टर स्केल के थ्रू किया जाता है। जो रिक्टर स्केल होता है इसके अंदर 0 से लेकर 10 तक जो है पॉइंट्स होते हैं, और इन्हीं पे एक्सप्रेस करनी होती है उसकी तीव्रता को,
ठीक है। और ये एनर्जी जो रिलीज करता है उस एनर्जी के बेसिस पे मेजर किया जाता है, ठीक है, रिक्टर स्केल के अंदर। और इंटेंसिटी के स्केल पर अगर हम मेजर करेंगे तो वो मर्केली स्केल के थ्रू किया जाता है। इसके अंदर 0.1 to 0.12 का स्केल होता है। विजिबल डैमेज कॉज बाय द इवेंट, इसके थ्रू जो है उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है अर्थक्वेक की, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, इफेक्ट क्या क्या होते हैं अर्थक्वेक्स के? तो काफ़ी नॉर्मल से इफेक्ट होते हैं, मतलब नॉर्मल तो नहीं लेकिन ऑब्वियस से, यू कैन से ऑब्वियस इफेक्ट्स होते हैं। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, सॉइल लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन मतलब जब सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देती है ड्यू टू अर्थक्वेक, तब हम बोलते हैं सॉइल लिक्विफैक्शन। ग्राउंड लर्चिंग, एवलांच आ सकते हैं, फायर्स, सुनामी, ठीक है। और सुनामी अपने आप में एक अर्थक्वेक नहीं होता है। सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये वो वेव्स होती हैं, आई एम सॉरी, सुनामी वेव्स की वजह से जनरेट होता है। और वो वेव्स किसकी वजह से जनरेट होती हैं? अर्थक्वेक्स की वजह से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। ब्रिटल होता है नेचर में। मीन थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। जो ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो 5 किलोमीटर की होती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो 30 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वो 70 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवियर रॉक्स हैविंग डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ बेसॉल्ट, ठीक है। वहीं पे कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो बनता है सियाल से, मतलब सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम, ओके। ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता है सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम से, और जो ओशियनिक क्रस्ट बनता है वो बेसॉल्ट से बनता है, राइट। नाउ मेंटल पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, क्रस्ट के बाद का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा क्रस्ट फिनिश हो रहा है, राइट। एंड बिल्कुल इसके नीचे से यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो रही है, राइट। और मोहो डिस्कंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक जो है मेंटल जाती है, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। जो अपर पोर्शन होता है मेंटल का उसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर, हेयर, दिस इज एस्थीनोस्फेयर। और ये जो एस्थीनोस्फेयर का मतलब ही जो है वीक होता है, मतलब कमज़ोर। और ये मेन सोर्स होता है वोल्केनोस के मैग्मा का, इसी एस्थीनोस्फेयर से मैग्मा बनता है वोल्केनोस का, ठीक है। हैज़ हायर डेंसिटी देन क्रस्ट डेंसिटी, ठीक है। इसकी डेंसिटी होती है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ द कोर एंड मेंटल बाउंड्री एट 2900 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे मेंटल ख़त्म होता है और यहाँ से कोर स्टार होता है, राइट। तो आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इसके बाद ये जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में होता है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एट मेंटल कोर बाउंड्री इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एट द सेंटर इट्स 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनर कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, जबकि उसका टेम्परेचर जो है 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका आंसर है ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। जितनी भी ये सारी क्रस्ट्स हैं, जितनी भी ये सारी लेयर्स हैं, इन सब का जो प्रेशर होता है इसकी वजह से इनर कोर पे जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, और जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। इवन दो वहाँ का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, तब भी जो वो सॉलिड स्टेट में ही होता है। नाउ डिसकंटिन्यूटीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं
ठीक है। कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी जो कि होती है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। मोहोस डिसकंटिन्यूटी होती है अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट एंड यहाँ से मेंटल स्टार्ट होता है, तो मेंटल और अर्थ क्रस्ट के बीच में जो एक पोजीशन होती है जो इन दोनों को डिसकंटिन्यू करता है, उसे बोलते हैं मोहोस डिसकंटिन्यूटी। देन रैपिड डिसकंटिन्यूटी होती है अपर और लोअर मेंटल के बीच में, राइट। एंड देन ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। देन लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है आउटर एंड इनर कोर के बीच में, ठीक है, राइट। ये फैक्चुअल डेटा है, एक दो बार आप रीड करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दिस फैक्चुअल डेटा। नाउ volcanoes and volcanic landforms, a place where gases, ashes and molten rock material यानी कि लावा escapes to the ground। volcanoes बेसिकली वो प्लेस होते हैं जहाँ पे गैस, एश एंड मोल्टन रॉक्स यानी कि लावा एस्केप करते हैं ग्राउंड पे, एस्केप करके ग्राउंड तक पहुँचते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वोल्केनो, ठीक है। और कितने टाइप के होते हैं? शील्ड वोल्केनो होता है, दीज आर द लार्जेस्ट वोल्केनोज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट, ठीक है। बिकम्स एक्सप्लोसिव इफ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, अगर वेंट के अंदर वाटर चला जाए तो ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोसिविटी, और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हवाईयन वोल्केनोज, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं कंपोजिट वोल्केनोज, इरप्ट कूलर एंड मोर विस्कस लावा, यानी कि इनकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इसके लावा की। देन बेसॉल्ट एक्सप्लोसिव इरप्शंस, ठीक है, लेकिन जो इरप्शन होता है वो थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है। वहीं पे शील्ड वोल्केनोज में जो इरप्शन था वो एक्सप्लोसिव नहीं था। देन काल्डेरा, ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं जैसे कोलोराडो माउंटेन इन यूएसए। देन फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप हमारी कंट्री में ही है, देखिए महाराष्ट्र का कुछ रीजन, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का ये जो जितना भी रीजन है ये डेक्कन ट्रैप के अंदर आता है, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म हुआ? ये एक वोल्केनो के थ्रू ही फॉर्म हुआ था। वोल्केनो का लावा था उसके थ्रू ही ये फॉर्म हुआ था, और ये कैसे फॉर्म हुआ था ये आगे आने वाले हम चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देन मिड ओशियनिक रिज वोल्केनोज अगर इन ओशियनिक एरियाज, ओशियनिक एरियाज में जो वोल्केनो अकर करते हैं मिड ओशियनिक रिज के अंडर, उनको हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज वोल्केनोज, ठीक है, जैसे मिड अटलांटिक रिज। ये सब कुछ हम टॉपिक बाय टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इन द अपकमिंग चैप्टर्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वोल्केनो की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको हम स्टडी करने वाले इसके अंदर। इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की जो इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं उनको इन पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू स्टडी। द कूलिंग मे टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन। देखिए जब वोल्केनो से लावा निकलता है तो या तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो ठंडा होगा सरफेस पे आने के बाद, या फिर वो अंदर ही क्रिस्टल पोर्शन में ही ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे लावा ठंडा होता है उसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। तो दो बेसिस में इन्हें डिवाइड किया गया है इग्नियस रॉक्स को। इग्नियस का मतलब ही बेसिकली वो रॉक्स होती हैं जो लावा से बनती हैं, ठीक है। तो लावा अगर सरफेस पे ठंडा होता है तो उनको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। अगर लावा जो है क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो रहा है तो उनको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। द लावा दैट कूल्स विदाउट द क्रिस्टल पोर्शन एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स, दिस इज नॉट विदाउट, दिस इज विदिन, ठीक है। तो जो लावा जब क्रिस्टल पोर्शन के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स एक्वायर करता है, और उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दीज इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जब लावा क्रिस्टल पोर्शन के अंदर ही ठंडा हो जाए और वो डिफरेंट फॉर्म्स ले ले तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। और वो क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, लेट्स स्टडी।
सबसे पहले आती है बैथोलिथ्स, ठीक है, हेयर यू कैन सी बैथोलिथ्स, राइट। नाउ व्हाट इज बैथोलिथ्स? अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी बॉडी होती है जिसके अंदर मैग्मा होता है, दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, ठीक है। तो ये लार्ज डोम्स की शेप ले लेते हैं और ये डेप्थ में बहुत नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, नीचे की तरफ ही जब ये कूल डाउन हो जाए और एक डोम शेप ले लें, ठीक है, तब उनको बोलते हैं बैथोलिथ्स, राइट। व्हाट इज लैकोलिथ्स? Large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected by a pipe-like conduit from below. देखिए ये है लैकोलिथ्स, ये भी डोम टाइप की ही होती हैं, लेकिन दीज बॉडीज आर कनेक्टेड, ठीक है, देखिए ये भी कनेक्टेड है, राइट। तो इनको हम बोलते हैं लैकोलिथ्स। लैपोलिथ्स, फैकोलिथ्स एंड सिल्स जो होते हैं, when lava moves upward, a portion may tend to move in a horizontal direction where it finds a weak plane near horizontal bodies called sills, ठीक है। देखिए जब लावा को कहीं पे भी जाने की जगह मिल जाती है, राइट, मतलब कहीं पे भी उसको बस जगह मिली एंड इट स्टार्टेड फ्लोइंग देयर, ठीक है, तो उस पोजीशन को सिल्स बोलते हैं, या फिर लैपोलिथ या फिर पैकोलिथ्स, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल शेप ले लें, देखिए हॉरिजॉन्टल शेप ली हुई है, इधर भी हॉरिजॉन्टल शेप ली हुई है, तो उसको हम बोलते हैं सिल्स, राइट। वेल लावा मेक्स इट थ्रू क्रैक्स एंड इट सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। अगर सेम सिनारियो हो, बस जो शेप ली है वो परपेंडिकुलर शेप ली है, तो इसको हम बोलते हैं डाइक, राइट। तो सिल्स है तो हॉरिजॉन्टल शेप है, और परपेंडिकुलर शेप है तो उसको हम बोलते हैं डाइक्स। तो ये कुछ बेसिक सी जो है इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं, राइट। सो दैट वाज इट फॉर चैप्टर 2। आगे चैप्टर 3 भी जल्दी लेके आएंगे, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।